एवरीवन, आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर नितिन परिहार। इन्होंने अपना यूजी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज यवतमाल से पूरा किया है और AIAPGET 2025 में ऑल इंडिया रैंक 103 लाकर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली में बाल रोग की सीट हासिल की है। नितिन, आपको इसकी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच मैम। मेरी जो प्रिपरेशन जर्नी रही है, मैं सबसे पहले तो मतलब स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक मेरी आई ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, तो मैं बहुत मेरी आई के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। एंड मेरे भैया एंड पापा, उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है मेरी जर्नी में। एंड मेरे भैया हमेशा से मेरे लिए एक इंस्पिरेशन रहे हैं, वो खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर है, तो उन्होंने मुझे मतलब काफ़ी सपोर्ट किया है। एंड फॉर श्योर डॉक्टर अजित पाटिल सर, मतलब मैं एक श्योरिटी के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने डॉक्टर अजित पाटिल सर की कोचिंग ज्वाइन नहीं करी होती तो आज मैं मतलब इतना रैंक हासिल नहीं कर पाता। तो थैंक यू सो मच सर। जी। अच्छा नितिन, आपने आपकी कोचिंग कब स्टार्ट की थी? आपकी जर्नी की शुरुआत कब से हुई थी? जी मैम, मतलब मेरी जो इंटर्नशिप है वो दिसंबर 2023 में स्टार्ट हुई थी। तब उतना मेरे मन में ये नहीं था कि मतलब पीजी करना है या यूपीएससी एएमओ मुझे देना है ना। फिर मतलब मैंने फरवरी में कोचिंग ज्वाइन करी थी डॉक्टर अजित पाटिल सर की। अ, जो मेरे बैचलर्स थे उन्होंने सर की कोचिंग ऑलरेडी ज्वाइन करी हुई थी, तो मैंने फिर उनका देख के सर की कोचिंग ज्वाइन की थी। जी मैम। ओके, मतलब आपने आपके इंटर्नशिप के साथ आपकी कोचिंग की शुरुआत की थी, आपके जो प्रिपरेशन की जर्नी की शुरुआत की थी। अच्छा, अगर जी मैम। किसी के फाइनल ईयर या फिर इंटर्नशिप के साथ संहिता नहीं हो पा रहा है तो उसे कैसे मैनेज करना चाहिए? जी मैम, टू बी ऑनेस्ट मैम, मतलब मैंने मेरी यूजी लाइफ में संहिता बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी। इनफैक्ट मैंने संहिता खरीदी भी नहीं थी, है ना। मतलब जब मैंने इंटर्नशिप में डॉक्टर अजीत पाटिल सर की कोचिंग ज्वाइन की थी, तभी मैंने संहिता खरीदी, न्यू खरीदी थी, एंड तभी मैंने संहिता पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, है ना। लेकिन मैम मैं मिसलीड नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं मैं उनको यही बताना चाहूंगा कि अगर आप फाइनल ईयर में या थर्ड ईयर में हैं, तो आप अभी से संहिता से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। क्योंकि फिर आपके लिए वो एक प्लस पॉइंट रहेगा जब आप मतलब पीजी के लिए कोचिंग ज्वाइन करोगे। तो एक वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, मतलब आप बाकी बच्चों से आगे ही रहेंगे, है ना। एंड मैम मेरा जो ये था कि मतलब मैं जब यूजी में था, तो हमारा ये होता था कि मतलब जब यूनिवर्सिटी का सिलेबस अनाउंस होता है, तो मतलब मैं हमेशा से ऑर्डिनरी स्टूडेंट रहा हूँ। तो जब यूनिवर्सिटी का सिलेबस अनाउंस होता था तो हम मतलब लास्ट के एक डेढ़ महीने में पूरा सिलेबस हमको कवर करना है ना। तो मतलब वो छोटे छोटे ऑथर्स के बुक्स आते थे, वो हम रेफर करते थे, है ना। तो फिर संहिता मैम मैंने मतलब यूजी लाइफ में पढ़ी ही नहीं थी। जब डॉक्टर अजित पाटिल सर की मैंने कोचिंग ज्वाइन की, तब भी संहिता मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। जी, मतलब आपने कोचिंग ज्वाइन करने के बाद संहिता पढ़ना स्टार्ट किया और आपने उतने कम टाइम में जी इतने मैम। अच्छे से उसे कवर भी कर लिया। जी अच्छा, मैम। आपने नोट्स बनाने कहाँ से शुरू किया था और कैसे नोट्स बनाए थे? गणेश मैम, मतलब मैंने मेरे खुद के नोट्स कभी नहीं बनाए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मुझे क्लासेस ज्वाइन करने में काफ़ी लेट मैंने ज्वाइन करे थे। तो फिर मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं खुद के नोट बना पाऊँ, तो मुझे आयुर गाइड ने जो नोट्स प्रोवाइड करे थे डॉक्टर अजीत पाटिल सर ने, मैंने ज़्यादातर वही नोट्स रेफर करे। मैंने खुद के नोट्स कभी नहीं बनाए। मैम मेरा ये स्टडी पैटर्न रहता था कि मतलब सर के कोचिंग वाला जो ऐप था, उस पे जो लेक्चर्स ऑडियो लेक्चर्स होते थे, तो मैं वो ऑडियो लेक्चर्स सुनता था। मेरे सामने सर के नोट्स होते थे, एंड फिर संहिता भी होती थी। तो मतलब मेरा ये स्टडी पैटर्न मतलब डे वन से लेके आखिरी तक यही होता था। मैंने मतलब नोट्स के साथ में संहिता भी टैली करता था कि मतलब मुझे कुछ पॉइंट्स लग रहे हैं जो नोट्स में नहीं है लेकिन संहिता में, तो फिर मैं संहिता में जो पॉइंट्स मुझे लगता है वो फिर नोट्स के बाजू में जो स्पेस होती थी ना, मैं वहाँ पे लिख लेता था, है ना। तो मतलब यही है मैम कि मैंने खुद के नोट्स कभी नहीं बनाए, मैंने सर के नोट्स ही रेफर करे। एंड आप अगर देखोगे ना, मतलब 2025 का पेपर भी आप देखोगे, तो मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि वो नोट्स के बाहर का कुछ आया है ना। एंड मैं मैम मेरे जो क्वेश्चन गलत हुए वो भी मतलब नोट्स में से ही गलत हुए थे। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि मतलब नोट्स के बाहर का कुछ आया है। वो नोट्स जो है ना मैम, इतने बारीकी से सर ने सेट करे हुए हैं कि मतलब सबके सभी को पता है कि एआईपीजीडी का सिलेबस इतना वास्ट है ना। एंड वो सारा उस नोट्स में कवर कर पाना भी बहुत मुश्किल है। तो जी मैम, मतलब सर के नोट्स मैंने रेफर करे थे। जी, मतलब
कोई अगर चाहे तो वो बिना अपने नोट्स बनाए सिर्फ सर के नोट्स पे रेफर अगर करता है तो भी उससे एक अच्छा रैंक, एक अच्छा डिसेंट रैंक स्कोर कर सकता है। जी मैम। अच्छा नितिन, प्रैक्टिस के लिए आपने क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व किए थे? मैम मेरा मतलब ये ड्रॉबैक रहा कि मैंने स्टार्टिंग में एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत कम की थी, है ना। क्योंकि सर का जो सिलेबस होता था वीकली मेजर टेस्ट के लिए वो काफ़ी वास्ट होता था। तो मेरा ये था कि मैं सिलेबस कवर करने के चक्कर में फिर मेरी एमसीक्यू प्रैक्टिस पीछे छूट जाती थी, है ना। क्योंकि अगर मेरे पास 10 दिन है तो मेरा ये शेड्यूल सेट किया हुआ रहता था कि मुझे 10 दिन में कैसे भी करके उस सिलेबस कवर करना है। तो फिर मैम मतलब मुझे एमसीक्यू के लिए उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन मेरा मतलब ये था कि कैसे भी करके सिलेबस कवर करना है, एंड वो हो भी रहा था। तो मुझे उस टाइम उतना रियलाइज नहीं हुआ कि मेरी एमसीक्यू प्रैक्टिस मतलब कम हो रही है एंड ऑल, क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे आते थे, है ना, पूरा सिलेबस कवर होने के कारण। फिर मैम जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ने लगा तो फिर मेरे जो ओल्ड टॉपिक्स है ना मतलब मैंने बहुत बार पढ़े हुए हैं, फिर भी उसके क्वेश्चंस मेरे गलत होते थे। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब एमसीक्यू प्रैक्टिस मेरी कम हो रही है, तो फिर मैंने वहाँ से मैम एमसीक्यू प्रैक्टिस मेरी बढ़ाई। एंड मैम मैंने मतलब एमसीक्यू के लिए कोई अदर बुक रेफर नहीं करा था। जो सर का ऐप है मतलब उस पे संहिता वाइज, स्थान वाइज एंड चैप्टर वाइज टेस्ट दिए हुए होते थे। एंड फिर बाद में सर सरप्राइज टेस्ट भी पब्लिश करते थे। तो जी मैम, एंड मिसलेनियस सेक्शन करके भी एक सेक्शन है, उसपे बहुत सारे एमसीक्यू सर ने ऑलरेडी दिए हुए होते थे। तो मैम वो वही मैं सॉल्व करता था। एंड जो टेलीग्राम चैनल है अपना कॉल क्लास का, तो वही मैं रेफर करता था। एंड मैंने मैम मतलब एमसीक्यू के लिए कोई अदर बुक रेफर नहीं करा। यही दो चीज़ें मैंने रेफर करी थी। एंड मतलब जो बच्चे सुन रहे हैं मैं उनको ये भी बताना चाहूँगा कि इतने सारे एमसीक्यूज होते हैं वहाँ पे, अगर आप वही कवर कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं ये कहूँगा कि मतलब इतना ही भी करोगे तो काफ़ी है। जी, जो एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। एंड अगर जितना जी ऐप में दिया हुआ है आयुर्वेद के ऐप में कोई उतना भी करे तो बहुत होता है, एंड वो करना भी चाहिए आपको। अच्छा नितिन, जो वीकली टेस्ट होते हैं उनमें जो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो आप उन्हें कैसे एनालाइज करते थे? जी मैम, मतलब मैंने जब कोचिंग ज्वाइन करी थी मैम मतलब वो डे वन से लेके मतलब आखिरी मॉक टेस्ट तक हमारी जितनी भी टेस्ट हुए ये पीरियड में मैंने सारी अटेम्प्ट करी थी। मैंने मतलब मेरा एक भी टेस्ट ऐसा नहीं था कि वो मैंने मिस कराया ना। क्योंकि मैम मेरा ये था कि मुझे वो एग्जाम के इन्वायरमेंट में टेस्ट देना है ना। मतलब एक भी टेस्ट मैंने मिस नहीं करी थी। तो मैम मैंने एक उसके लिए एक डायरी बनाई थी मेरी खुद की। मैं उस पर लिखता था कि मतलब आज मैंने ये टेस्ट किया है ना, उसके डेट एंड टेस्ट नंबर। फिर मैम मेरे उसके मार्क्स में लिखता था एक कॉलम बना के, और फिर उसमें मेरे कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, है ना। एंड फिर मैम वो एनालिसिस करता था मैं कि मतलब मेरे जो क्वेश्चंस गलत हुए वो मतलब मैंने पढ़े हुए टॉपिक से वो क्वेश्चंस आए आए थे एंड वो मेरे गलत हुए, या फिर मैंने जो नहीं पढ़ा वो मेरे गलत हुए, है ना। क्योंकि मैं फिर देखता था कि मतलब अगर मेरे पढ़े हुए टॉपिक में से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो मतलब वो लैक ऑफ रिविजन की वजह से हो रहे हैं, या फिर लैक ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस की वजह से गलत हो रहे हैं ना। तो फिर मैं ये सब एनालिसिस करता था। एंड फिर मैम अगर मेरे टेस्ट में समझो कि 10 क्वेश्चंस मेरे गलत हुए तो मेरा अगले टेस्ट में यही टारगेट होता था कि मतलब इससे कम ही गलत हो, एंड जो मैंने एटलीस्ट पढ़ा है वो गलत नहीं होना चाहिए, है ना। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें एनालाइज करना चाहिए कि जो हमारे क्वेश्चन है वो कहाँ से गलत हो रहा है, हमारे पढ़ा हुआ गलत हो रहा है कि नहीं पढ़ा हुआ गलत हो रहा है, फिर प्रैक्टिस की कमी के कारण गलत हो रहा है, and उसके अकॉर्डिंग हम फिर नेक्स्ट टेस्ट में वैसा इम्प्रूव करके अपना स्कोर बेटर कर सकते हैं। अच्छा जी मैम। नितिन, आपका डेली रूटीन क्या होता था प्रिपरेशन की जर्नी के दौरान? मैम मेरा जो घर है वो मतलब मार्केट प्लेस में मेरा घर है। तो फिर मेरे दिन में पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो मेरा जो पूरा शेड्यूल बन चुका था वो एक नाइट शेड्यूल था मेरा। मैम मतलब मैं अगर 12 बजे उठ रहा हूँ, है ना, आफ्टरनून में, तो फिर मेरा 12 से लेके 1 तक फिर मेरा पूरे काम खत्म करके मैं खाना खा लेता था पहले ही। 1 बजे खाना खा के मैं फिर पढ़ाई करने बैठता था। देन फिर मैम कंटिन्यूस में 3-4 घंटे कंटिन्यूस पढ़ता था, ऐसा नहीं कि बीच में उठ गया है ना टाइम पास करो, नहीं। 4 घंटे मैंने कंटिन्यूस पढ़ने के बाद फिर मैं थोड़ा सा गैप ले रहा था, बीच में फिर ट्विटर वगैरह देखता था। एंड देन फिर मैं मतलब 4-5 बजे तक मैं कंटिन्यूस पढ़ता था। उसके बाद थोड़ा सा आधा घंटा गैप लेके फिर मैं 1 घंटा एमसीक्यू प्रैक्टिस करता था, 6-7 बजे तक, है ना। देन फिर मैं फिर कंटिन्यूस 3-4 घंटे पढ़ता था 11 बजे तक, है ना। और देन फिर मैं 11 बजे में रात का खाना खाता था।
खाना खाने के बाद 1 घंटा थोड़ा सा इधर उधर टाइम पास करके फिर मैं 12 बजे बैठ जाता था पढ़ने। एंड फिर मतलब 4 बजे तक या 5 बजे तक मैं कंटिन्यूस फिर पढ़ा था। तो यही मेरी दिनचर्या थी। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मतलब सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है। मतलब किसी को सुबह मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को नाइट में पढ़ना अच्छा लगता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप आपका खुद का एक शेड्यूल फिक्स करो एंड वही फॉलो करें। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बोल रहा हूँ तो नाइट में पढ़ना अच्छा रहेगा, तो नहीं। जैसा आप पढ़ रहे हैं वैसा ही पढ़ें, जैसा आपको कंफर्ट होगा आपके लिए, आप वैसा ही वही रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर इंसान का बॉडी टाइप अलग होता है, तो किसी को दिन में हम्म, पसंद है, किसी को रात में पसंद है, तो जैसे जैसा सूट होता है उसे अपना रूटीन वैसा स्ट्रिक्टली बना के उसे फॉलो करना चाहिए। बस जी जरूरी है कि एक रूटीन होना चाहिए जिसे हम फॉलो करते हो। जी मैम। अच्छा नितिन, आपने मिनिमम और मैक्सिमम कितने घंटे आप रोज पढ़ते थे अप्रोक्सीमेटली? जी मैम, मतलब अगर मैं लास्ट 6 मंथ्स की बात करूँ तो मतलब मैम मेरे 10 घंटे से ऊपर पढ़ाई होती थी। हाँ, ये मेरा जो मैंने बोला कि मेरा नाइट शेड्यूल ये था। तो मतलब 10 10 आवर्स प्लस ही मेरी डेली स्टडी थी। एंड ऐसा नहीं है कि मतलब मैं एक दिन 10 घंटे पढ़ रहा हूँ फिर बाद में 5 घंटे ही मेरी पढ़ाई हुई। नहीं, मैं कंटिन्यूस डेली लास्ट के जो 6 मंथ्स थे ना, मतलब 10 आवर्स मेरी कंटिन्यूस स्टडी होती थी। तो मैम मतलब जो रोटेटरी इंटर्नशिप पीरियड होता है, तो हमारी जो थी वो पहले 6 मंथ कॉलेज इंटर्नशिप थी, बाद में 3 मंथ सिविल इंटर्नशिप एंड बाद में फिर 3 मंथ के लिए पीएससी इंटर्नशिप थी। तो मतलब स्टार्टिंग में मेरी उतनी पढ़ाई नहीं होती थी। मतलब 4 5 घंटे मैं डेली पढ़ता था, लेकिन कंटिन्यूस पढ़ता था, ऐसा नहीं कि बीच में गैप है। मेरा एक दिन भी ऐसा नहीं था कि मतलब मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, है ना। तो मतलब स्टार्टिंग आप अगर कर रहे हो ना, आपके पास काफी समय है, मतलब 1 साल के बाद आपको एग्जाम देना है, तो मैं यही कहूंगा कि एटलीस्ट 5 घंटे आप तो भी आपको पढ़ना चाहिए। एंड जो फिर लास्ट के 6 मंथ बचते हैं आपको 10 आवर्स कंटिन्यूस स्टडी आपका रखना चाहिए। जी मैम, क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे हो उतना तो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो वो आपसे हमेशा आगे ही रहेंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हैबिट लगानी चाहिए कि मैं कंटिन्यूस पढ़ पाऊँ। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए और रोज जो है अपना डेडिकेटेड जो हमारे जो टाइम है वो इतना हमें देना ही चाहिए अपने प्रिपरेशन को, तभी हम लोग एक अच्छा रैंक हासिल कर सकते हैं। अच्छा नितिन, आपने इंटर्नशिप के साथ पढ़ाई कैसे मैनेज किया था? बिकॉज इंटर्नशिप ये थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, थक जाते हैं, तो फिर उस टाइम पढ़ाई आपने कैसे मैनेज की थी? जी मैम। मैम हमारा जो इंटर्नशिप का डिस्ट्रीब्यूशन था कि पहले 6 मंथ्स आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में पोस्टिंग थी। तो मैम मतलब उस टाइम मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मतलब मैं दिन भर पढ़ सकूं। क्योंकि सुबह मतलब मॉर्निंग में 9 बजे से लेके 3 4 बजे तक हमारी पोस्टिंग रहती थी ओपीडी आईपीडी में। तो मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन फिर बाद में ड्यूटी खत्म करने के बाद मेरे पास जो टाइम बचता है, तो उसमें मैंने मेरा शेड्यूल सेट करा था कि जैसे कि मैंने बोला कि व्हाट्सएप ग्रुप पे सर सिलेबस भेजते थे वीकली मेजर टेस्ट का। तो मैं वो देखता था कि आज क्या क्या सिलेबस आया है ना। तो फिर मेरे पास समय होता था कि 7 दिन के बाद मुझे टेस्ट देना है। तो मैंने मेरा खुद का एक शेड्यूल बनाया था कि मुझे कैसे भी करके वो 7 दिन में मुझे सिलेबस कवर करना है ना। तो फिर मैम स्टार्टिंग में क्या होता था कि सिलेबस उतना नहीं था, तो मैं मतलब मेरा कवर हो जाता था। मतलब मैं अगर 4 5 घंटे भी पढ़ रहा हूँ तो मेरा सिलेबस कवर हो जाता था एंड रिविजन के साथ, है ना। तो फिर बाद में जब मैम हमारी 6 मंथ के बाद सिविल इंटर्नशिप थी, तो मैंने वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर लिया था। एंड जो मेरे घर से मतलब जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था बुल्डाना में, वो मेरे घर से 25 किलोमीटर अवे था। तो मतलब मेरा डेली बाइक पे आना जाना 50 किलोमीटर होता था। तो मुझे मतलब उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं कंटिन्यूस पढ़ सकूं। तो मुझे बहुत कम टाइम मिलने लगा क्योंकि इंटर्नशिप पूरी मैंने वर्किंग ली थी, पेशेंट्स फ्लो भी बहुत ज़्यादा थी एंड नाइट ड्यूटीज भी होती थी। लेकिन मैम इस पीरियड के दौरान मैंने मतलब पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारा वर्कलोड है तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। जो मुझे फ्री टाइम मिलता था मैं उसमें फिर सर के जो पीडीएफ के पीडीएफ नोट्स थे, नोट्स के पीडीएफ मैं वो रेफर करता था। एंड फिर एमसीक्यू में प्रैक्टिस करता था सर के ऐप पे। जो एमसीक्यूज होते थे मैं वो सॉल्व करता था। टेलीग्राम चैनल थे जो है, मैं उसके एमसीक्यूज फिर सॉल्व करता था। तो जी मैम मतलब मेरे सिविल इंटर्नशिप में मुझे उतना टाइम नहीं मिला कि मतलब 10 घंटे मुझे मिल रहे पढ़ाई के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ।
लेकिन मैंने पढ़ाई भी नहीं छोड़ी, कंटिन्यूस पढ़ाई मैंने जारी रखी, क्योंकि मैम मेरे पास ये था कि मतलब मेरा कोई बैकअप प्लान नहीं था, ऐसे भी करके मुझे करना ही था ना। एंड मैं रिपीट भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना था मेरा पीजी। तो मैंने मतलब पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ी सिविल इंटर्नशिप के टाइम, सिविल इंटर्नशिप में भी। एंड देन फिर मैम जब हमारी सिविल खत्म हुई, बीएससी इंटर्नशिप चालू हुई, तो उसमें उतना वर्कलोड नहीं था, तो मैंने फिर वहां से मैम मेरी स्टडी आवर्स बढ़ाए। जी, बहुत अच्छा लगा जान के कि आपने इतनी हेक्टिक इंटर्नशिप के बावजूद अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ा और आपने अपनी पढ़ाई को उस टाइम पे भी सीरियसली लिया। आपने उस टाइम पे नोट्स लेके या फिर टेलीग्राम में क्वेश्चन सॉल्व करके अपनी पढ़ाई को एकदम कंसिस्टेंटली मेंटेन करा। इट्स अ रियली रियली ग्रेट थिंग। अच्छा नितिन, कई स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि अगर हम चरक और सुश्रुत पढ़ रहे हैं तो उसके बाद हमें अष्टांग हृदय पढ़ने की जरूरत है क्या? तो आपका इस पे क्या कहना है? जी मैम, मतलब मैं तो यही कहूंगा कि तीनों संहिता इक्वली इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि अगर आप 2025 का पेपर देखोगे, पीजी एग्जाम का पेपर अगर आप देखोगे, तो मतलब चरक संहिता में से 35 क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। एंड सुश्रुत में से 21 एंड वाग्भट में से 13 क्वेश्चंस आए थे ना। तो चरक, सुश्रुत एंड वाग्भट, ये तीनों बृहत्त्रयी जो है वो इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि 13 क्वेश्चंस वाग्भट संहिता में से इस साल आए थे। तो आप इग्नोर नहीं, मतलब निगलेक्ट तो पूरी तरीके से नहीं कर सकते। हाँ क्योंकि सभी को पता है कि मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एक एक क्वेश्चन जो है वो मतलब एक एक मार्क आपका रैंक डिसाइडिंग होता है ना। तो तीनों संहिता में मैम यही कहूंगा कि तीनों संहिता इक्वली इंपॉर्टेंट है, एंड आपको तीनों संहिता तो कवर करनी है हाँ। एंड फिर मैम जो माइनर संहिता होती है, सरंगर एंड देन काश्यप, तो उसमें से अगर आप देखोगे तो मतलब पांच पांच क्वेश्चन ये दोनों माइनर संहिता में से भी आए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि सभी बच्चों का एम यही होता है कि मतलब मैं एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से मुझे पीजी करना है ना। तो मतलब आपका ये अगर गोल है, तो मैं यही कहूंगा कि तीनों संहिता आपको मतलब इक्वली इम्पोर्टेंस उनको देना है, कि तीनों संहिता आपको अच्छे से पढ़नी है, साथ ही आपको माइनर संहिता भी पढ़नी है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अगर तीनों संहिता में से एक अच्छा नंबर ऑफ चंक क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमें तीनों संहिता ही पढ़नी चाहिए और माइनर संहिता के ऊपर भी हमें ध्यान देना ही चाहिए इक्वल। नितिन, कई स्टूडेंट्स को एक डाउट रहता है कि क्या होता है कि हम लोग नए टॉपिक्स तो पढ़ते जाते हैं मगर जो पहले टॉपिक्स पढ़े हुए होते हैं वो हम भूल जाते हैं। तो जो टॉपिक्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो टॉपिक्स हो चुके हैं, उनका रिविजन कैसे किया जाए? जी मैम, सर मतलब हमें मतलब वीकली मेजर टेस्ट जो हमारी होती थी, हाँ 10 दिन बाद हमारी टेस्ट होती थी। तो फिर उसमें जो सिलेबस हमारा हमको दिया जाता था, उसमें उसका पैटर्न ये था कि मतलब कुछ ओल्ड टॉपिक्स प्लस हर टेस्ट में कुछ नए टॉपिक्स ऐड होते जाते थे। तो मैम मेरा मतलब स्टार्टिंग से लेके आखिर तक मेरा यही शेड्यूल होता था कि मतलब अगर मेरे पास 10 दिन है, तो मैं 10 दिनों में मुझे कैसे भी करके उस सिलेबस कवर करना है। तो उसमें भी मैम पहले मैं जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए थे वो मैं पहले पढ़ता था, हाँ। देन फिर बाद में जो ओल्ड टॉपिक्स होते थे, उसके फिर मैं ये है ना देखता था कि उसमें मतलब जो मैंने टॉपिक्स बहुत बार पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर मेरे उसके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो मैं वो टॉपिक क्विक रिवाइज कर लेता था। एंड जो टॉपिक्स फिर बचता है, फिर मैं उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करता था, है ना। ऐसे करके फिर मैं पूरा सिलेबस कवर कर लेता था जो हमें टेस्ट के लिए दिया जाता था। जी मैम। तो मतलब ओल्ड टॉपिक्स की मेरी जो रिवीजन रही मैम, वो मतलब मैंने ज़्यादातर एमसीक्यू प्रैक्टिस से ही करी थी, क्योंकि जब सिलेबस बढ़ने लगा तो मतलब ऐसे टॉपिक्स होते थे कि मतलब मैं मेरे को पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता था। तो फिर मैंने मैम बस एमसीक्यू थ्रू ही मैंने वो रिवीजन कराया उसकी ओल्ड टॉपिक्स की, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी कम समय बाद में बचता है, तो आप एक एक टॉपिक मतलब पूरा रिवाइज नहीं कर सकते हो, है ना। तो फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस से ही आप वो टॉपिक जो है वो क्विक रिवीजन उस पर आप कर सकते हैं। जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि जब सिलेबस जैसे जैसे बढ़ता है वैसे हम लोग जो पुराने टॉपिक्स है उसके जो सिलेबस में कुछ ना कुछ पुराने टॉपिक्स रहते हैं तो हम उनका इफेक्टिवली रिवीजन करते हैं बाय आइदर क्विक रिवीजन या तो एमसीक्यू सॉल्व करके, तो हमारा रिवीजन काफी अच्छे से हो सकता है। एंड जब सिलेबस बहुत ज्यादा होता है तो हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करके फास्ट फास्ट उनका रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा नितिन, जी मैम। मॉक टेस्ट से आपको कितना फायदा हुआ था? जी मैम, जैसे कि मैंने बताया कि मतलब मैंने जब सर की कोचिंग ज्वाइन करी थी उस दिन से लेके आखिरी तक, आखिरी मॉक टेस्ट तक मैंने एक भी टेस्ट मिस नहीं करी थी, कि मेरा स्टार्टिंग से यही था कि मतलब मेरा सिलेबस कितना भी कवर हो, है ना।
मतलब 30% भी मैं सिलेबस कवर कर रहा हूँ, या 40% 50% मेरा सिलेबस कवर हो रहा है, तो भी मैं, मेरा ये था कि मुझे टेस्ट देना ही है, क्योंकि वो अलग एग्जाम इन्वायरमेंट अलग होता है ना। एंड मेरा ये था कि मुझे वो इन्वायरमेंट में टेस्ट देना है, एक भी टेस्ट मुझे मिस नहीं करनी है। हाँ। एंड मैम हमारी मतलब एग्जाम का जो शेड्यूल था वो अनाउंस होने से पहले हमारी दो मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुकी थी, है ना। एंड मैम हमारी टोटल 7 मॉक टेस्ट हमारी हुई थी। ये छोड़ के भी मतलब सर का जो ऐप है उस पर अगर आप देखोगे, तो मतलब 2020 से 2024 तक, है ना, ये 4-5 सालों के ऑलरेडी मॉक टेस्ट उस पर अवेलेबल थे। तो मैम मैंने मतलब जब मुझे पता था कि जुलाई में एग्जाम होने वाली है ना, तो फिर मैम मैंने मतलब 2 महीने पहले ही मॉक टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। जो प्रीवियस ईयर्स की मॉक टेस्ट थी अवेलेबल, वो मैं सॉल्व करता था डेली, है ना। एंड फिर मैम मेरा मॉक टेस्ट सॉल्व करने का एक पैटर्न था मेरा पर्टिकुलर, कि अगर मेरे को पता था कि मॉर्निंग में एग्जाम होने वाली है मेरी 10 बजे से 12 बजे तक, है ना। तो फिर मैम मैं मतलब 9 बजे ही बैठ जाता था मॉक टेस्ट, क्योंकि मुझे मॉक टेस्ट आज देना है, तो मैं 10 बजे मॉक टेस्ट देने बैठ जाता था, है ना। एंड फिर मैम मेरा ये था कि मतलब मेरा अगर टेस्ट 1 घंटे में ही सॉल्व हो रहा है, 1.5 घंटे में सॉल्व हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मैं बीच में से उठ उठ के चला जा रहा हूँ, नहीं। मैं पूरा 12 बजे तक मैं बैठता था, है ना, पूरे 2 आवर्स मैं वो टेस्ट सॉल्व करता था। तो जी मैम, वो एक एग्जाम के इन्वायरमेंट में टेस्ट देने की मुझे आदत लग गई थी। एंड वो मुझे काफी मतलब बेनिफिशियल रहा मेरा। एंड मैम अगर आप मॉक टेस्ट सर के देखोगे, तो मतलब ऐसे बारीकी से क्वेश्चन सर सेट करते थे ना, कि मतलब वो जो मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस होते थे वो स्ट्रिक्टली एआईपीजीटी बेस्ड होते थे, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब सारे हार्ड ही क्वेश्चन डाल रहे हैं ना, नहीं। इजी क्वेश्चंस भी होते थे, कुछ मीडियम भी होते थे एंड हार्ड भी होते थे। तो मैं मतलब पीजी की जैसे ही तैयारी हमारी चल रही थी मॉक टेस्ट देने के कारण, है ना, तो जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं मैं उनको यही कहूंगा कि आप मतलब आपकी पढ़ाई कितनी भी हो, आपको टेस्ट मिस नहीं करना है। जी मैम, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है ना वो एक प्लस पॉइंट होता है आपके लिए, क्योंकि सबको पता है कि मतलब आखिरी दिनों में आपका बहुत सारा सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुका होता है। तो वो एक अलग कॉन्फिडेंस आप में बढ़ जाता है, वो एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अगर आप मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो वो फिर आपको पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपका क्रिएट होता है। तो जी मैम, मेरे लिए मतलब मैं तो यही कहूंगा कि मतलब हमारी जो पीजी की एग्जाम थी, मतलब उससे कहीं ज्यादा कठिन हमारी मॉक टेस्ट होती थी। तो उसमें अगर आप स्कोर कर रहे हो, तो वो मेरे लिए बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाता था मेरा। तो मुझे मतलब काफी बेनिफिट मिला मॉक टेस्ट के कारण। रियली इंस्पायरिंग नितिन कि आपने सारे मॉक टेस्ट दिए थे एंड वो भी उस टाइम पे जब आपका एग्जाम हो रहा है जिसके 10 to 12। और अगर आपका एग्जाम बीच में खत्म भी जल्दी हो रहा है 1 घंटे या 1.5 घंटे में, तो भी आपने पूरा 10 से 12 टाइम पे आप बैठे रहते थे ताकि आपके बॉडी को ट्रेन हो, आप मेंटली बिल्कुल खुद को ट्रेन कर रहे थे उस एनवायरनमेंट के लिए। एंड दैट इज अ रियली गुड थिंग जो हमारे एस्पिरेंट्स को भी जी मैम। करना चाहिए। ये अच्छा नितिन, जो डी डे था जब आपका एग्जाम था, तो उस दिन आपको एग्जाम हॉल में कुछ डिस्टरबेंसेस फेस करने पड़े थे? मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो मैम मतलब 2 सेंटर डालने पड़े थे हमको एग्जाम के लिए, लेकिन वो मुझे दोनों सेंटर अलॉट नहीं हुए थे, तीसरा ही सेंटर अलॉट हुआ था नांदेड़। वो मतलब मेरे घर से भी काफी दूर था, मतलब पूरी नाइट मैंने ट्रैवलिंग करके उधर हम गए थे। एंड मॉर्निंग में पेपर था, तो मतलब 9 बजे ही हमने हॉल में एंट्री लिया था। देन फिर मैंने देखा कि मतलब सबका कंप्यूटर ऑन था, लेकिन मेरा कंप्यूटर शो मतलब ऑन ही नहीं था। मतलब सबके स्क्रीन पे रोल नंबर उनका शो कर रहा था, मेरे स्क्रीन पे ऐसा कुछ नहीं था। मुझे लगा कि मतलब मेरा ही क्यों ऑफ है। मैंने उनसे जाके बात करी, वो बोले कि मतलब अपनी जगह पे जाके बैठो, ऑन हो जाएगा। मतलब 9:30 हो गए, 9:45 हो गए, 10 बजे पेपर स्टार्ट होना था। फिर मैंने उनको जाके बोला कि, उन्होंने फिर बोला कि हो जाएगा। देन फिर एग्जाम स्टार्ट हो गई, मैं मतलब इधर 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 उधर देख रहा हूँ ना। मतलब मैम पूरे हॉल में मैं अकेला ऐसा था कि मेरा कंप्यूटर ऑफ है। फिर मुझे मतलब टेंशन हो गया, मतलब मैं मतलब एंजाइटी होने लगी मुझे, मतलब ऐसे हॉल था लेकिन फिर मेरे को स्वेटिंग होने लगी। मैंने उनको जाके बोला कि मेरा मेरा ही ऑन है, लेकिन मेरा टाइम मुझे पूरा मिलेगा या नहीं, 2 घंटे, है ना। वो बोले कि आपका कुछ भी 1 सेकंड भी नहीं जाएगा, आप बैठे रहो। लेकिन फिर मुझे मतलब मैंने खाना भी नहीं खाया था सुबह से, क्योंकि टेस्ट देना है तो। एंड फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि कैसे करके आप मुझे कंप्यूटर चेंज करके दो, तो उन्होंने मेरे को फिर कंप्यूटर चेंज करके दिया।
लेकिन फिर मेरा ये हुआ मैम, एंग्जाइटी की वजह से फिर स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस थे मतलब 15 से 20 क्वेश्चंस, उसके लिए मुझे सॉल्व करने में वो टाइम लगा, मेरा काफी समय उसमें जा रहा था। क्योंकि आप मतलब साल भर मैंने मोबाइल पे टेस्ट दिया था, मुझे कंप्यूटर पे टेस्ट देने की आदत नहीं थी, तो वो स्क्रोलिंग में मेरा टाइम जा रहा था। एंड फिर ये सब हो गया तो वो अलग से टेंशन। तो मतलब 15 से 20 क्वेश्चन स्टार्टिंग के जो 30 मिनट्स थे वो मतलब मैंने बहुत स्लो स्लो मैंने क्वेश्चंस सॉल्व करे थे। फिर एक फ्लुएंसी आई, फिर सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व किए थे। तो ये सब चीजें भी होती है। लेकिन सर ने हमको बोला ही था कि ऐसे भी हो सकता है कि आपका कंप्यूटर बीच में ही बंद पड़े, या फिर बाजू वाले का भी कंप्यूटर बंद पड़ सकता है, तो इससे आपको पैनिक नहीं करना है। तो जी मैम, मतलब मैंने मुझे वो बातें सर की याद आ रही थी उस टाइम पे भी कि पैनिक नहीं करना है ना, जितना आप काम रहोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। तो जी। जी, आप आपने इस सिचुएशन में भी खुद को काम रहा और आपने अपना पूरा पेपर अच्छे से दिया, तो इसको इस आपका इतना अच्छा रैंक भी आ पाया है। एंड इससे हमें एक छोटी सी सीख भी मिलती है कि जब हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं तो अगर हम लोग वो एक कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे देते तो हमें बस स्क्रोलिंग की भी आदत हो सकती है, जिससे कि हमें एग्जाम में जी मैम। इजी जा सकता है। अच्छा नितिन, आपने आपकी पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में खुद को मोटिवेट कैसे रखा था? जी मैम, मतलब मेरा मैम ये था कि मुझे कैसे भी करके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पीजी निकालना था, है ना। मेरा दूसरा कोई बैकअप प्लान नहीं था कि मतलब सब बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि मतलब एक साल मैं पूरे मेहनत के साथ लगन के साथ पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा। क्योंकि एक साल वो काफी मतलब कम समय नहीं होता है, बहुत समय होता है। एक साल आप कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस भी छूट जाएगी। तो वो एक अलग से टेंशन होता है कि अगर मैं एक साल दे रहा हूँ तो मेरे से होगा या नहीं होगा। ये सबके मन में एक सवाल आता है। लेकिन मैम मेरा ये था कि मुझे कैसे भी करके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पीजी निकालना है, मुझे रिपीट नहीं करना था। तो मेरा कोई बैकअप प्लान भी नहीं था, तो मतलब मेरा ये था मैम कि अगर मेरे को करना है तो वो करना ही है। फिर मैं बाकी चीज़ों का कुछ भी नहीं सोचता था कि। एंड मैम, मोटिवेशन हमारा जो जैसे कि मैंने बोला कि वीकली मेजर टेस्ट होती थी, तो सर क्या करते थे, रिजल्ट होने के बाद जो टॉप 25 आते थे क्लास में से, तो उनकी एक लिस्ट पब्लिश करते थे व्हाट्सएप ग्रुप पे। एंड फिर जो टॉप 5 में आते हैं उनका फोटोग्राफ क्लास के ऐप पे अपलोड होता था। तो ये मेरे लिए उसने इसने मेरे लिए बहुत मतलब मोटिवेशन का काम किया। क्योंकि मैम मतलब स्टार्टिंग में तो मेरा टॉप 25 में रैंक नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे मेरा सिलेबस कवर होने लगा तो फिर मैं टॉप 25 में आने लगा। तो अगर एक टेस्ट में मेरा आज 20 रैंक आया है तो मेरा यही होता था कि अगले टेस्ट में मैं फिर टॉप 10 में आऊँ, है ना। एंड फिर अगर मैं टॉप 10 में आ रहा हूँ तो मेरा रैंक कंसिस्टेंट रहे। तो मतलब स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक इसने मेरे काफी हेल्प करी है मैम। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें खुद को खुद ही मोटिवेट करना है कि अगर हमारे पास कुछ बैकअप नहीं है या जो भी हमारा जो एक मोटो है वो हम ध्यान में रखते हुए खुद को मोटिवेट रखना है। एंड जो टॉप रैंकर्स की लिस्ट होती है वो देख के सबसे अच्छा मोटिवेशन है कि हमें उस लिस्ट में आना है। और आपने वो लाके भी दिखाया, आप वहां पे इतना अच्छा रैंक लाते थे और आपने यहाँ पे भी काफी अच्छा रैंक भी लाया और अपना ड्रीम कॉलेज भी हासिल किया है। अच्छा नितिन, जी मैम। स्टूडेंट्स को क्या होता है कि रसशास्त्र और द्रव्य गुण काफी वॉलेटाइल लगता है, तो इन्हें कैसे पढ़ना चाहिए? जी मैम, मतलब आप अगर देखोगे सिलेबस तो मतलब ये दो टॉपिक्स, दो सब्जेक्ट्स है वो ऐसे है कि काफी वोलेटाइल सब्जेक्ट्स है ना। मतलब मेरे मन में भी ये स्टार्टिंग में आता था कि मैं ये कैसे पढ़ पाऊंगा, है ना। मैम रसशास्त्र जो सब्जेक्ट है उसके लिए मैंने कोई अदर बुक रेफर नहीं करी थी। सर की जो नोट्स थी उसपे मतलब सीरीज वाइज सब कुछ अवेलेबल था वो नोट्स में। मतलब रस महारस उपरस धातु उपधातु सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें कवर करे थे। तो मैम मैंने स्टार्टिंग के 6 महीने में पूरा रस शास्त्र कवर कर लिया था। मतलब जो टेस्ट होती थी उसमें रस शास्त्र का सिलेबस होता ही था हर एक मेजर टेस्ट में। तो ऐसे करके फिर 6 महीने में मेरा सिलेबस पूरा रसशास्त्र का कवर हो गया था। देन फिर मैंने रसशास्त्र 6 महीने के बाद बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, है ना। देन फिर लास्ट का जो एक महीना बचा था तो उसमें मैंने फिर क्विक रिवीजन कर लिया रसशास्त्र पे। बीच में मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। एंड फिर मैम मतलब मैं उसके एमसीक्यू सॉल्व करता था। अगर मेरे रसशास्त्र के एमसीक्यू मेरे गलत हो रहे हैं तो मैं फिर एमसीक्यू के थ्रू ही उसको रिवाइज करता था, है ना। एंड फिर मैम जो द्रव्य गुण है उसके लिए मतलब मैंने ऐसे सेपरेट टाइम अलॉट करके वो कभी नहीं पढ़ा। क्योंकि
जो सर के कोचिंग का जो ऐप है उस पे जितने भी ऑडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, मैंने एक भी लेक्चर ऐसा नहीं था, मतलब चरक, सुश्रुत एंड वागभट सही था, ये तीनों ग्रोथ रे का सारे लेक्चर्स मैंने करे थे। तो उसमें मैम ये था कि सर मतलब करंट टॉपिक अगर चल रहा है तो उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है वो सारे सर कवर कर देते हैं। तो उसमें मेरा द्रव्य गुण काफी कवर हो गया था, है ना। एंड मैम अगर आप मतलब 2025 का पेपर भी आप देखोगे तो द्रव्य गुण से काफी इजी क्वेश्चंस आए थे। एंड मतलब मैंने वो उसको सेपरेट नहीं पढ़ा, फिर भी वो मेरे सारे करेक्ट हैं, क्योंकि सर ने जो ऑडियो लेक्चर्स में सर बोलते हैं ना, मतलब ध्यान से सुनिए, है ना, मतलब मन लगा के सुनिए, तो मैंने काफी मन लगा के सर के ऑडियो लेक्चर सुने थे। तो द्रव्यगुण जैसा हार्ड एंड वोलाटाइल सब्जेक्ट मेरा इसी में कवर हो गया था, मैंने मतलब सेपरेट उसको टाइम नहीं दिया था वो पढ़ने के लिए। एंड सर के जो नोट्स है मैम एक्स्ट्रा पॉइंट्स वाले, तो उसमें भी काफी सारा पोर्शन ऑलरेडी कवर हो गया था। जी मैम, तो रस शास्त्र एंड द्रव्यगुण मैंने ऐसे कवर करा था। दैट इज रियली इंटरेस्टिंग कि आपने रसशास्त्र और द्रव्य गुण को एक्स्ट्रा एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ा और सिर्फ आपने जो है नोट्स और ऑडियो के थ्रू पढ़ा, और उसके थ्रू आपका पूरा का पूरा इतने अच्छे तरीके से रिविजन हो गया था। दैट इज रियली गुड थिंग। अच्छा नितिन, जी मैम। आपने आपके प्रिपरेशन की जर्नी में खुद को आइसोलेट किया था क्या, और किया था तो कब से किया था? जैसे कि मैंने बताया कि हमारी पहले 6 मंथ्स की आयुर्वेदिक कॉलेज में पोस्टिंग थी, देन 3 मंथ्स के लिए थी इंटर्नशिप, एंड 3 मंथ्स की पीएससी। तो मैम मुझे मतलब पहले जो पोस्टिंग थी हमारी 9 मंथ्स की, उसमें मुझे उतना टाइम नहीं मिलता था कि मतलब मैं दिन भर पढ़ सकूं। देन मैम हमारी जब पीएससी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई, तो उससे लेके वो 3 महीने, एंड फिर मेरे पास एग्जाम तक 3 4 महीने बचे थे, मतलब ऐसे करके लास्ट 6 मंथ जो था उसमें मैंने खुद को पूरा आइसोलेट कर लिया था। मतलब मैंने घर वालों को भी बोल दिया था कि मुझे ऐसा कोई भी मतलब किसी की शादी है या फिर रिसेप्शन है, बर्थडे पार्टी है, तो मुझे वो मत बताओ, मतलब अगर कोई इम्पोर्टेंट हो तभी मुझे बताना, ऐसा समझो कि मैं घर पे हूँ ही नहीं। तो मैंने मतलब खुद को आइसोलेट कर लिया था, मतलब मेरी जो रूम थी मैं उसी में पढ़ता था, बस खाने के लिए नीचे जाता था। जी, मतलब लास्ट के जो 6 महीने था तो उसको पूरा ही डेडिकेशन दे दिया था कि बस पढ़ाई और आप। जी मैम। एंड दैट इज एक्चुअली अ जी मैम। गुड थिंग, क्योंकि लास्ट में आपको जो है एकदम फुल कंसंट्रेशन की भी जरूरत होती है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। अच्छा नितिन, जब अगर फाइनल ईयर चल रहा हो तो उस टाइम हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लाइक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए? जी मैम, मतलब ये क्वेश्चन सभी के मन में आता है, मतलब जो थर्ड ईयर फाइनल ईयर में बच्चे हैं वो, मेरे भी मन में ये क्वेश्चन आता था कि मैं क्या करूँ। तो मैम मैं यही बताना चाहूँगा कि सभी को पता है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गई है ना, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स जो है वो काफ़ी लिमिटेड होती है। तो मतलब अगर आप नहीं कर रहे हो तो दूसरा बच्चा अगर कर रहा है तो वो हमेशा आपके आगे ही रहेगा। तो मैम जो बच्चे अभी फाइनल ईयर में है, मैं उनको एक ही एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपके मन में गोल आपका फिक्स है कि आपको पीजी करना है ना, तो मैं यही कहूँगा कि आपके लिए बेस्ट पीरियड है कोचिंग ज्वाइन करने का। आप सर के फाउंडेशन कोर्स, अगर आप फाइनल ईयर में है तो सर का फाउंडेशन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये इससे क्या होगा कि आपका एक बेसिक क्लियर हो जाता है, एक संहिता का ओरिएंटेशन आ जाता है ना। तो जी मैम, मतलब मैं यही कहूँगा कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब मैं हॉस्पिटल में जाके ड्यूटी करके फिर पढ़ूंगा, मतलब क्लिनिकल प्रैक्टिस प्लस पढ़ाई, ये दोनों अगर आप साथ साथ करने का सोच रहे हो, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपका एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से पीजी करने का गोल है, तो आपको 1 साल तो भी कम से कम पढ़ाई के लिए देना चाहिए, वो भी मन लगा के आपको पढ़ना है। तो मैं यही कहूँगा कि आप फाइनल ईयर से ही पीजी के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो। एंड अगर आप फाइनल ईयर में तो सर के फाउंडेशन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड देन फिर आप अगर पीजी के लिए कोचिंग फिर से ज्वाइन करोगे तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा, आप मतलब बाकी बच्चों से आगे ही रहोगे, वो एक अलग कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड हो जाएगा। जी, आपने सही कहा कि अगर हम फाइनल ईयर में ही अगर खुद को तैयार करें कि हमें गवर्नमेंट सीट चाहिए एक अच्छा ब्रांच के साथ, तो हमें डेफिनेटली कोचिंग तभी से अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा काफी अच्छे से हो सकता है। अच्छा नितिन, जी हाँ। पूरी संहिता जो होती है वो इक्वली इम्पोर्टेंट होती है या फिर कुछ ऐसे स्थान होते हैं जिन पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए? जी मैम, मतलब आप अगर देखोगे तो ग्रोथ रही तो इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चरक, सुश्रुत एंड वाग्भट, अगर आप पेपर एनालिसिस पैटर्न, अगर पेपर पैटर्न एनालिसिस आप करोगे तो मतलब 70% क्वेश्चन आपको ग्रोथ रही से ही दिखेंगे, है ना। तो वो तीनों संहिता इक्वली इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप फिर एक पर्टिकुलर पैटर्न अगर देखोगे क्वेश्चन वेटेज वाइज अगर आप देखोगे तो मतलब चरक संहिता में
चिकित्सा स्थान से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देन फिर शारीर निदान स्थान हो गया, चरक निदान स्थान हो गया, फिर सूत्र स्थान हो गया, है ना, फिर शारीर स्थान हो गया, विमान स्थान हो गया। मतलब चरक विमान स्थान 5 जो है, मतलब स्रोतस, उसमें भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। एंड फिर विमान स्थान 8 जो चैप्टर है उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो एंड फिर सुश्रुत का भी, सुश्रुत निदान स्थान, देन सुश्रुत शारीर स्थान, सुश्रुत सूत्र स्थान, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब वेटेज वाइज अगर देखोगे। एंड फिर वाग्भट स्थान, जैसे कि मैंने बोला कि मतलब वाग्भट से इस साल 13 क्वेश्चंस आए थे, मतलब 13 क्वेश्चंस, ये कोई छोटा नंबर नहीं है, क्योंकि मतलब एक एक क्वेश्चन, एक एक मार्क आपका रैंक डिसाइडिंग होता है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपके पास काफी समय है, मतलब 1 साल आपके पास है, आपने अभी कोचिंग ज्वाइन करी है, तो मैं यही कहूंगा कि तीनों संहिता आपको अच्छे से पढ़नी ही है ना। एंड फिर मैम माइनर संहिता की बात आती है, तो शारंगधर एंड काश्यप, ये दोनों संहिता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब आप देखोगे तो 5 5 क्वेश्चंस ये दोनों संहिता में से आए थे। हाँ, 10 क्वेश्चंस, तो ये आपको पढ़नी ही है। एंड देन फिर मैम माइनर संहिता में हरित संहिता, बेल संहिता, देन माधव निदान, भाव प्रकाश, ये भी संहिता है, इसमें से एक एक क्वेश्चन आता है। तो मतलब आपके पास अगर अच्छा समय है ना, तो तीनों बृहत्त्रयी आपको तो कवर करना ही है, साथ में ये भी आपको कवर करना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई संहिता को पूरी तरीके से निग्लेक्ट कर सकते हैं। जी, आपने जी बहुत मैम। अच्छे से बताया कि संहिता में से कौन से स्थान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड हमें सारे संहिता को ध्यान देना ही चाहिए, बिकॉज हर एक संहिता में से काफी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं। अच्छा नितिन, जी मैम। एग्जाम का जो लास्ट वीक होता है उसमें आपने रिवीजन कैसे किया था? आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही थी लास्ट वीक के लिए? जी मैम, मतलब लास्ट 7 डेज जो बचे थे एग्जाम के लिए, मतलब उस टाइम पे मतलब स्ट्रेस काफी बढ़ गया था, क्योंकि मतलब मैं अगर कोई एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैंने मतलब एक आधा टॉपिक बहुत बार पढ़ा है, फिर भी मेरा क्वेश्चन अगर उसका गलत हो रहा है, तो वो अलग स्ट्रेस आ जाता था कि यार मैंने इतने बार पढ़ा है फिर भी मेरे गलत हो रहे हैं, है ना। लेकिन मैम सर यही बोलते थे कि मतलब आप जितना स्ट्रेस लोगे तो इजी क्वेश्चंस, मतलब सिली मिस्टेक्स की आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आखिरी के 7 दिनों में मेरे से जितना हो सके मैं उतनी काम रहने की कोशिश करता था। एंड मैम मतलब आखिरी के दिनों में अगर मैं मतलब 10 या 12 घंटे में पढ़ रहा हूँ, 12 घंटे अगर मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसमें से मैम मेरा ये होता था कि मतलब मैं 6 घंटे, मतलब 5 से 6 घंटे तक मैं ओनली एमसीक्यू सॉल्व करता था, है ना। क्योंकि मैंने बताया कि मैंने स्टार्टिंग में एमसीक्यू प्रैक्टिस काफी कम की थी, है ना। तो आखिरी के दिनों में आपके पास उतना समय नहीं होता है कि मतलब आप एक एक टॉपिक वो पढ़ सकते हो, है ना। तो फिर मैं एमसीक्यू थ्रू उसकी रिवीजन कर लेता था। एंड फिर मैम मैंने आखिरी के जो दिन थे उसमें मतलब संहिता बिल्कुल भी हाथ ही नहीं लगाया था, मतलब बाजू में रख दिया था। मैं बस सर के एमआरआई नोट्स पढ़ता था, मिक्स नोट्स, आईएमपी नोट्स एंड रैंडम नोट्स। तो ये जो नोट्स है मैम, ये तीनों नोट्स, उसमें पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए थे सर ने। तो आखिरी के 7 दिनों में मैं बस यही पढ़ता था एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस। जी, दैट इज रियली गुड थिंग कि एग्जाम के जो लास्ट वीक में अगर क्विक रिवीजन करना, तो उसके जो नोट्स है जैसे कि एमआरआई नोट्स, एक्स्ट्रा नोट्स, इनसे भी हमारा जो एक अच्छा सा रिवीजन हो सकता है। and अगर हम एमसीक्यू सॉल्व करें तो हमारा पूरा का पूरा रिवीजन साथ में एक बाइंड करके मिल जाता है हमको। अच्छा नितिन, हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, आप उन्हें कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी मैम, जो बच्चे अभी मतलब फाइनल ईयर में हैं, मैं उनको यही एडवाइस करूंगा कि ये आपके लिए बेस्ट पीरियड है कोचिंग ज्वाइन करने का। हाँ, क्योंकि सभी को पता है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गई है ना। अगर आप सर का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए वो एक प्लस पॉइंट होगा कि आपका बेसिक क्लियर होता है उसमें, क्योंकि एक संहिता का ओरिएंटेशन आना बहुत जरूरी है ना। जब आप फिर पीजी के लिए कोचिंग ज्वाइन करोगे तो आप बाकी बच्चों से हमेशा आगे ही रहोगे। तो जी मैम, मैं सभी को यही एडवाइस करूंगा कि अपना एक गोल सेट करके रखिए, कि आप अगर आपका गोल सेट है कि आपको पीजी ही करना है, तो आपके लिए इससे बेटर टाइमिंग नहीं हो सकता है कोचिंग ज्वाइन करने का। तो आप, मैं यही सजेशन दूंगा कि जल्दी से जल्दी आप कोचिंग ज्वाइन करें एंड पढ़ाई स्टार्ट कर दो, है ना। क्योंकि मतलब एटलीस्ट आपको अच्छे डेडिकेशन के साथ 1 साल तो भी पढ़ना ही है, ऐसे भी करके तभी आप अच्छा रैंक हासिल कर सकते हो, है ना। हाँ। जी मैम, मैं और एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने बताया कि मेरा मतलब स्टार्टिंग में एमसीक्यू प्रैक्टिस मेरी काफ़ी कम हुई थी, तो मैं सभी को यही एडवाइस दूंगा कि स्टार्टिंग से आप अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस पे फोकस रखिए। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ते ही जा रहे हैं ना। जैसे फिर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी जारी रखनी ही चाहिए साथ में। क्योंकि मैम ये होता है कि जो बच्चा मतलब अपने आप को कूड़ा कर दे, मेहनत करके डटा रहे, वही विजयी होता है, वही हीरा बन के चमकता है।
तो यही है मैम कि मतलब आपको एक साल तो भी कम से कम अच्छे डेडिकेशन के साथ पढ़ना ही है। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें डटे रहना है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए अगर हम पढ़ते हैं, कम से कम एक साल अगर हम देते हैं, तो एक काफी अच्छा रैंक हासिल कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच नितिन कि आप टाइम निकाल कर आए, हमारे साथ जुड़े, अपनी पूरी जर्नी को शेयर किया, हमारे एस्पिरेंट्स के साथ अपने सीक्रेट्स, अपने टिप्स सब कुछ शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच मैम। एंड मैं डॉक्टर अजीत पाटिल सर को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मतलब मेरी प्रिपरेशन जर्नी जो है वो शेयर करने का मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।